बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत ही इस टर्म से होती है। ये टर्म वर्किंग नोट में कैलकुलेट की जाती है और उसको निकालने के लिए आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट समझनी होती है बच्चों। इसको फॉलो करके ही आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल पाते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए आपको शुरुआत करनी होती है प्रॉफिट एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। ये जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस जो कि शेयर होल्डर फंड का दूसरा सब हेड होता है उसके अंदर गिवन होता है ये एज वन ऑफ द आइटम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको 2 साल का दे रखा होगा। आपको क्या करना है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देना है, उससे आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आएगा जो आपने बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर किया होगा आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। तो इस प्रॉफिट को हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद जो भी हमने अप्रोप्रिएशंस करे होंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स उनको वापस ऐड बैक करना है। यानी हमने कोई अगर रिजर्व बनाया होगा जैसे जनरल रिजर्व मोस्ट कॉमन रिजर्व होता है, इसके अलावा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी अगर होगा तो वो सब भी प्लस करेंगे। मैंने फिलहाल नाम सिर्फ जनरल रिजर्व का लिखा है बट वो सब भी रिजर्व हो सकते हैं, तो उसको वापस प्लस कर दीजिएगा। हो सकता है आपको जनरल रिजर्व का भी 2 साल के बैलेंसेस दे रखे हों तो वो भी आप क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके निकाल लीजिएगा कि कितना पैसा आपने जनरल रिजर्व में या किसी और रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद आपको लेना है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी ने साल के दौरान ही डिक्लेयर किया होगा और पे भी कर दिया होगा। तो इट इज़ द डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर बच्चों? तो इंटरिम डिविडेंड को भी प्लस कर दिया जाता है क्योंकि ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया गया होगा, दैट्स वाई। फिर आपको प्रपोज डिविडेंड प्लस करना है ऑन इक्विटी एज वेल एज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रपोज डिविडेंड आपको लेना है वो प्रीवियस ईयर का लेना है, नॉट ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो किया जाता है और जो भी डिविडेंड आपने इस साल पे किया होगा और प्रॉफिट में से डिडक्ट किया गया होगा वो डिविडेंड लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है जो आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फाइनल डिविडेंड बन जाता है। नॉर्मली तो अमाउंट वही होता है जो लास्ट ईयर प्रपोज किया गया है बट वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? बट आप ये मान के चलिए कि जितना ही पिछले साल प्रपोज किया गया था अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इस साल पे कर दिया गया होगा और प्रॉफिट में से डिडक्ट भी कर दिया गया होगा, दैट्स वाई। तो प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, नॉट ऑफ करंट ईयर। क्लियर बच्चों? उसके बाद जो अगला टर्म है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया होगा वो करंट ईयर का ही लेना है आपको, क्योंकि हो सकता है आपको प्रोविजन टैक्स के 2 बैलेंसेस दे रखे हों, एक करंट ईयर का भी और एक प्रीवियस ईयर का भी। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स तो आपने पे किया होगा बट प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने बनाया होगा वो करंट ईयर का ही प्रॉफिट में से हटाया होगा, दैट्स वाई आपको करंट ईयर का ही प्रोविजन फॉर टैक्स वापस ऐड बैक करना। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया आपका चौथा आइटम जो आपको ऐड करना होता है। इन चारों को मैंने एक नाम दे रखा है याद करने के लिए, GIP स्क्वायर। जी फॉर जनरल रिजर्व, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड और अगला पी जो है दैट इज फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व में डिफरेंस लिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही होता है क्योंकि वो डिक्लेयर भी करंट ईयर में किया गया और पे भी करंट ईयर में। प्रपोज डिविडेंड आपको लेना है प्रीवियस ईयर का क्योंकि प्रपोज वो पिछले साल किया गया था, अगर पे इस साल किया गया होगा आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। और प्रोविजनल टैक्स आपको करंट ईयर का ही लेना है। तो मेनली ये तो 4 चीज़ें हैं जो आया करती हैं। उसके अलावा कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या एक्सपेंस अगर कोई होगा तो वो भी आपको ऐड बैक करना है।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस के अंदर आप एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ले सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस या एक्सपेंसेस के अंदर। उसके अलावा लॉस ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक और ड्यू टू फ्लड्स जो है बहुत ही ऐसे रीजन हो सकते हैं जो बिजनेस में बहुत ओकेजनल हो सकते हैं, रेगुलर फीचरिंग नहीं होती इनकी, इसलिए इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी का नाम दिया गया है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो पहले प्रॉफिट में से हटा दिया गया होगा उसको वापस फिलहाल आपको ऐड बैक करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस अगर आप प्लस कर रहे हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें जैसे आपका कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ हो बिकॉज ऑफ दैट लॉस, या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला हो, तो ये सब आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में काउंट होते हैं, इसको आप माइनस करेंगे। उसके अलावा बच्चों अगर कोई टैक्स रिफंड आया है आपको ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी माइनस किया जाता है। इन तीनों चीज़ों को मैंने ई स्क्वायर टी का नाम दे रखा है, तो एक तरह से GIP स्क्वायर और ई स्क्वायर टी। इनके ट्रीटमेंट के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल आता है, जो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने की शुरुआती आइटम होता है। ये नॉर्मली वर्किंग नोट में ही निकाल के दिखाया जाता है बच्चों। कभी कभार आपको ये मेन स्टेटमेंट के अंदर भी ये सब चीज़ करके दिखा रखा होगा, बट यूजुअल प्रैक्टिस में इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करनी होती है प्रॉफिट से एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो 2 ईयर्स के फिगर दे रखे होंगे आपको रिजर्व सरप्लस में। आप उसके नोट्स में आप देख सकते हैं, आपको बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन होगा, उससे ले लेंगे इनके डिफरेंस से, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे। नॉर्मली अमाउंट पॉजिटिव आता है बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो अगर नेगेटिव होगा तो लॉस होगा, समझ जाएगा इस बात को। उसके अलावा आपको GIP स्क्वायर प्लस करना है, और ई स्क्वायर टी में जो पहला ई है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस वो तो प्लस करना है, दूसरा ई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वो माइनस करना है, और टैक्स रिफंड भी है जो माइनस करना है। मैं ये मैक्सिमम चीज़ें आपको बता रहा हूँ बच्चों, जरूरी नहीं कि आपको एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है बच्चों, नॉर्मली GIP स्क्वायर मिला करता है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल कर आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और आगे जो है क्या निकालना होता है, सेकंड स्टेप में क्या निकालना होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का जो कंटेंट है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, और उनको याद करने का तरीका ही मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। GIP स्क्वायर एंड ई स्क्वायर टी, क्लियर बच्चों? थैंक यू बच्चों।